आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पीएससी, यूपीएससी, एआईपीजीटी और जो भी सीएचओ का कोड एग्ज़ाम होने वाला है अभी रिसेंटली, ठीक है, जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन वहाँ पर आ सकते हैं। ब्लड में से वेरी कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, उनको मैं एक प्रकार से लेके आया हूँ इस बोर्ड में या इस वीडियो में। पहले देखते हैं, सभी को पता होना चाहिए जो आरबीसी है कितने दिन का होता है। 120 डेज़ का उसका लाइफ होता है। एग्ज़ाम में आता है कई बार क्वेश्चन। लाइफ स्पैन या लाइफ जो होती है आरबीसी कितनी होती है, 120 डेज़ की होती है। ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी क्या होती है? यदि किसी को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने पर जो आरबीसी जाती है बॉडी में, ट्रांसफ्यूज्ड ह्यूमन में जिसे हम ब्लड देते हैं और उसकी बॉडी में जो आरबीसी जाती है उसकी लाइफ कितने दिन की होती है? उसकी होती है 60 डेज़ की होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। 60 दिन की होती है। मीन सर्कुलेशन टाइम एग्ज़ाम में आया है। मीन सर्कुलेशन टाइम जो है वो क्या है? 60 सेकेंड है। मीन सर्कुलेशन टाइम कितना है? 60 सेकेंड है। मीन सर्कुलेशन टाइम एग्जाम में आता है, ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 60 सेकेंड। आरबीसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ ऑल बफरिंग पावर ऑफ होल ब्लड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ऑल बफरिंग पावर ऑफ होल ब्लड, पूरे ब्लड में जो बफरिंग पावर है वो किसकी ज़्यादा होती है? आरबीसी की होती है। और कितने परसेंट होती है? 70% होता है। यदि हम पूरे ब्लड की बात करें, बफरिंग एक सिस्टम होता है जो पीएच को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस बफर सिस्टम के लिए जो आरबीसी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 70% जो होती है वो बफर के रूप में वर्क करती है, या जो 70% जो बफरिंग सिस्टम होता है वो आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। आरबीसी का जो डायमीटर होता है 8 माइक्रोन इन होता है। 8 माइक्रोन, ठीक, 8 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। आरबीसी कैसी होती है? बाय कॉन्केव शेप्ड होती है। कैसी होती है? बाय कॉन्केव्ड शेप होती है। बाय कॉन्केव्ड शेप होती है, डम्बल शेप आपने सुना है, ठीक है। अपर लिमिट टू कंसंट्रेट हीमोग्लोबिन इन आरबीसी इज 34 ग्राम पर 100 ml ऑफ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने का है, आ भी सकता है। अपर लिमिट टू कंसंट्रेट हीमोग्लोबिन इन आरबीसी में हीमोग्लोबिन को मतलब जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट होता है उसकी अपर लिमिट कितनी होती है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो है 34 ग्राम पर 100 ml ऑफ सेल। 34 ग्राम पर 100 ml ऑफ सेल, ये अपर लिमिट है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की। कितनी है? 34 ग्राम पर 100 ml ऑफ सेल होती है। ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विथ 1.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है? ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, एक ग्राम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, या ईच बात एक ही है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कितने ml होती है? 1.34 ml। 1.34 ml, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कई बार, जो आपको पता होना चाहिए। 1.4 ml होती है क्या? ऑक्सीजन, ठीक। आगे बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी की बात करते हैं। प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है यॉर्क सैक से, और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें कहाँ से होता है? लीवर से होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के 3 मंथ की बात कर रहे हैं, उसमें जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है? यॉर्क सैक से होता है। और उसके बाद के जो 3 महीने होते हैं वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है। आगे बात करेंगे, टिल 5 ईयर ऑफ एज
बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स प्रोड्यूस आरबीसी। ये बताता है कि 5 साल की उम्र तक, 5 साल की एज तक जितनी भी बोन मैरो होती हैं वो रेड बोन मैरो होती हैं। एक्चुअली में हमारी बॉडी में जो आरबीसी फॉर्म होती है वो कहाँ से फॉर्म होती है? रेड बोन मैरो से फॉर्म होती है। डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती हैं, लेकिन हमें यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसी की बात कर रहे हैं। जितना ये वीडियो है पूरा का पूरा आरबीसी पे डिपेंडेंट है। आरबीसी से बनने वाले क्वेश्चंस को अपन ने इसमें कवर किया है। ठीक, तो 5 साल तक जो है ऑल बोन मैरो जो है वो आरबीसी प्रोड्यूस करती है। कब तक करती है? एग्जाम में आ सकता है कितने साल तक? 5 ईयर तक ऑल बोन्स करती हैं, क्योंकि पूरी बोन्स कैसी होती हैं? रेड बोन मैरो होती है। इन नॉर्मल ब्लड रेटिकुलोसाइट्स काउंट इज लेस देन 1%। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, यदि आप नॉर्मल ब्लड काउंट करते हैं और उसमें रेटिकुलोसाइट्स देखते हैं, ये एक स्टेज होती है आरबीसी की, तो रेटिकुलोसाइट्स के जो नंबर होते हैं वो 1% से कम होते हैं। लेस देन 1% नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन होता है। इरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन होता है जो कहाँ से रिलीज होता है? किडनी से रिलीज होता है। दो क्वेश्चन बन गए। इरिथ्रोपोइटिन क्या है? हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है? किडनी से। इंक्रीज रेट ऑफ डिवीजन ऑफ हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट या कमिटेड स्टेम सेल्स। आपको बता दें, हमारी बोन मैरो होती है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, और स्टेम सेल्स जो होती हैं कमिटेड स्टेम सेल्स भी होती हैं, टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, एंड उसके बाद फिर होती हैं मल्टीपोटेंट, और फिर फाइनली बनती कमिटेड स्टेम सेल्स बनती है, जो कमिट करती हैं कि भाई ये वाली मुझे सेल फॉर्म करनी है। तो आरबीसी को कमिट करने वाली, आरबीसी को बनाने वाली जो कमिटेड स्टेम सेल्स होती हैं उनके डिवीज़न को इंक्रीज करता है। बोन मैरो में जाता है, किडनी से निकलता है, बोन मैरो में जाएगा, और बोन मैरो में जाकर ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? कमिटेड स्टेम सेल्स के डिवीज़न को, मतलब उसके फंक्शन को, डिवीज़न को इंक्रीज करेगा ताकि नई आरबीसी फॉर्म हो सके। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है जो किडनी से निकलता है, जिसका काम कहाँ होता है? कमिटेड स्टेम सेल्स के को डिवीज़न को इंक्रीज करना, या हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स, हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं इसे हम लोग, तो हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स के डिवीज़न को क्या करना? इंक्रीज करना। एग्जाम में आता है। हाइपोक्सिया इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस फॉर इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिथ्रोपोइटिन के सेक्रेशन को स्ट्रांगली इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रांगली इंक्रीज करने के लिए हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? जब आपके सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हमको मिलती है सेल के पास, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कम मिलेगी, तब क्या होता है? क्योंकि जो किडनी है, किडनी में आपके, किडनी में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो रिलीज़ क्या करती हैं? आपकी रिलीज़ करती हैं इरिथ्रोपोइटिन। लेकिन यहाँ की सेल को मालूम कैसे चलता है कि मुझे इरिथ्रोपोइटिन निकालना है? क्योंकि जो जनरली हाइपोक्सी का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो जब ब्लड यहाँ से जाता है और ब्लड से ऑक्सीजन की सप्लाई किडनी की सेल को कम होगी, तो किडनी की सेल समझ जाएगी कि भाई बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, क्योंकि उस सेल को ऑक्सीजन की कमी, आप मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो सेल रीड करेगी भाई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, तो तुरंत क्या करेगी? क्या करेगी? एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करवाएगी, और एरिथ्रोपोइटिन जाएगा बोन मैरो में और लार्ज नंबर में आरबीसी रिलीज करवाएगा, और बॉडी में जो हाइपोक्सिक कंडीशन बन रही है या ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, उस डिमांड को पूरी करने के लिए ज़्यादा आरबीसीज को वहाँ पर वो फॉर्म करवा देगा। तो हाइपोक्सिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलर होता है इरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट कराने का। ठीक है, आगे बात करेंगे स्टेट ऑफ आयरन रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो आयरन मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन में, जो आयरन मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। जो आयरन मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन में, 4 आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं और चारों के चार रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को क्या करें? ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। लेकिन वो हीम जो आयरन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है?
फेरस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में होता है। ठीक, आगे बात करेंगे। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट इन इरिथ्रोब्लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो इरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें आरबीसी फॉर्म होती है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन बन रहा है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो हीमोग्लोबिन बनना कब चालू होता है? तो सबसे पहली बार हीमोग्लोबिन आरबीसी में बनता है इरिथ्रोब्लास्ट। फर्स्ट जो स्टार्ट होता है इरिथ्रोब्लास्ट सेल में पहली बार हीमोग्लोबिन बनता है या हीमोग्लोबिन बनना चालू होता है। एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कंटिन्यूसली थ्रू नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है ना। एंड नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट्स में कंटिन्यूसली बनता रहता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? इरिथ्रोब्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन सिकल सेल एनीमिया वैलीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में? क्या होता है? वैलीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटामिक एसिड। वैलीन जो होता है इज सब्स्टिट्यूटेड, किसके सब्स्टिट्यूटेड है? सब्स्टिट्यूटेड है फॉर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के लिए क्या है? वो सब्स्टिट्यूटेड है एट पोजीशन 6 पोजीशन इन बीटा चेन। क्या बोल रहे हैं? हीमोग्लोबिन के अंदर दो टाइप की चेन होती है, एक अल्फा चेन, बीटा चेन। तो बीटा चेन की छठवीं 6 पोजीशन में क्या हो रहा है? वैलिन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटामिक एसिड। जब भी सिकल सेल एनीमिया होगा उसमें वैलिन क्या है? ठीक, एक अमीनो एसिड है। वैलिन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटामिक एसिड। किस पोजीशन में? 6 पोजीशन में। कौन सी चेन में? बीटा चेन में। क्वेश्चन बनता है कौन सी चेन में? बीटा चेन में हमको चेंज मिलता है सिकल सेल एनीमिया में। कौन सी पोजीशन में मिलता है? 6 पोजीशन में मिलता है। और जो वैलिन है वो सब्स्टिट्यूटेड है किसके लिए? ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं किसमें? सिकल सेल एनीमिया। आगे बात करेंगे। एनीमिया जब होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यदि एनीमिक पेशेंट है तो कार्डियक आउटपुट कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड पॉलीसाइथीमिया है। एनीमिया मतलब क्या होता है? डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम कम होगा, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। जिसमें क्या होगा? कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब एनीमिया होता है तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी। लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी? उतनी ही आरबीसी से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई कराने के लिए हमारा हार्ट क्या करेगा? बहुत रैपिडली या जल्दी मतलब ब्लड को पंप करेगा। अब जल्दी ब्लड को पंप करेगा तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के डिमांड को पूरे करने के चक्कर में जितनी भी आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन में है उन आरबीसी का यूज़ हमारी बॉडी करती है और क्या करेगी? स्पीड बढ़ा देगी। आरबीसी एक टैक्सी होती है जो हीमोग्लोबिन को लेके जाती है और ऑक्सीजन को उससे बाइंड कराती है। मतलब एक प्रकार आरबीसी एक टैक्सी है जो ऑक्सीजन को कैच करके बॉडी में ले जाती है। नॉर्मल कंडीशन में चलती रहती है, लेकिन जैसे आपकी बॉडी में आरबीसी संख्या कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो टैक्सी उसकी कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन ले जाने के वाली टैक्सी की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए इस टैक्सी को ही जल्दी क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को कैच बैठा के पहुंचाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में हमारा हार्ट का ही तो काम होता है। हार्ट क्या करता है? उस ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात करेंगे पॉलीसाइथीमिया। मतलब यहाँ पर क्या है? हीमोग्लोबिन कैसा हो गया है? ये आरबीसी कैसी हो गई है? नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, हम उसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। और यहाँ पर कार्डियक आउटपुट कैसा होता है? नो चेंज, नॉर्मल होता है। कोई चेंज यहाँ पर हमको नहीं मिलता है। आगे बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन इन इरिथ्रोपोइसिस। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है कि इरिथ्रोपोइसिस में कौन सा हार्मोन्स कैसे काम करता है। मोस्ट कॉमन हार्मोन्स हम लोग देखते हैं। वासोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन होता है, ठीक है। वासोप्रेसिन नाम का हार्मोन होता है। कहाँ से सक्रिय होता है ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली आपको हार्मोन का नाम बता रहे हैं। वासोप्रेसिन हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी बनने के प्रोसेस को ये बढ़ाता है। कौन?
वासोप्रेसिन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये भी क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है। ACTH जो होता है ये भी क्या करता है, RBC के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन ये भी क्या करता है, बढ़ाता है। कॉर्टिसोल ये भी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो वासोप्रेसिन, TSH, वासोप्रेसिन, TSH, ACTH, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, ये पांचों के पांचों जो हार्मोन्स होते हैं ये आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या है, ये क्या करता है, ये भी बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। मतलब इरेथ्रोपोइसिस क्या बोल रहा है, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट डायरेक्टली विदाउट एनी इफेक्ट ऑन इरेथ्रोपोइटिन। ठीक, मतलब इरेथ्रोपोइटिन के बिना, इरेथ्रोपोइटिन में कोई बदलाव किए बिना वो डायरेक्टली, मतलब जो प्रोलैक्टिन होता है वो डायरेक्टली बोन मैरो में जाकर क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। आगे बात करेंगे, जो थायरॉक्सिन होता है ये भी क्या करता है, बिना इरेथ्रोपोइटिन में चेंजेस किए डायरेक्टली जाकर क्या करता है, वो आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन जो होता है, अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए, सप्रेस करता है, रोकता है। यदि एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा या एस्ट्रोजन जो होता है वो एरिथ्रोपोइसिस को क्या करता है, सप्रेस करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद करना है। एंड जो एफएसएच होता है इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। एफएसएच का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ईस्ट्रोजन सप्रेस कर लेता है। प्रोलैक्टिन एंड जो थायरॉक्सिन है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, बोन मैरो को इफेक्ट डालते हैं, मतलब इरेथ्रोपोइटिन में कोई चेंज नहीं लाते हैं। और बाकी जो मैं बताया था आपको, जो हार्मोन्स वासोप्रेसिन, TSH, ACTH, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आरबीसी से जो आपको पता होना चाहिए। वन लाइन क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत कॉमनली एग्जाम में आते हैं। ये आपको आरबीसी से मतलब फिजियोलॉजी में भी कवर हो जाएंगे, और यदि आप बात करेंगे पैथोलॉजी में उसमें भी वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ सकते हैं। यदि आप उसमें हेमेटोलॉजी में जाते हैं तो वो यहाँ से आपके आरबीसी वाले पार्ट को, जो एनीमिया वाले पार्ट की बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से कवर हो सकते हैं।